मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी के लिए नई सीरीज लेके आए हैं एमपी स्पेशल फ्री क्लासेस। तो साथियों, एमपी स्पेशल फ्री क्लासेस के अंतर्गत हम आपको 33 चैप्टर सॉल्व करवाएंगे। एमपी के पूर्ण चैप्टर हैं 33, इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं बनता। ठीक है, जो भी हैं आपके 33 चैप्टर हैं, इसी से प्रश्न बनते हैं। कोई भी एग्जाम हो, एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, जेल ब्रेरी, अन्य एग्जाम, पटवारी वगैरह, जो भी हैं आपके पूरे एमपी के 33 चैप्टर हैं और इसी से प्रश्न बनते हैं आपके। आइए देखते हैं। आज का पहला चैप्टर है मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक व्यवहार। तो कोई भी बुक उठा लिए, ये पहला चैप्टर होता है बुक का। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर से, पहले प्रश्न से। तो मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति व प्राकृतिक प्रभाव पहला चैप्टर है और पहला प्रश्न क्या है इसका, वो हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है। साथियों, आपके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक कथन सही नहीं है। वह कथन आपको बताना है। पहला कथन क्या कह रहा है, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। सही बात है आपका। पहले पे कौन सा है आपका, राजस्थान। एमपी सेकंड पे है, सही बात कह रहा है। मध्य प्रदेश देश का 9.38% भूभाग पर फैला है। यानी देश को आप 100% मान लीजिए, तो मध्य प्रदेश कितने भाग पर फैला है, 9.38% भाग अपने पास रखता है देश का। देश 100% है तो उसका 9.38% भाग अपने पास एमपी रखता है। सी, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। क्या ये सही है। नंबर डी, मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। ये कथन आपका बिल्कुल सही है कि मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। आपके 3 सही है, तो आपका सही कौन सा नहीं है, मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा चंबल नदी बनाती है। क्या ये सही है कि उत्तरी बनाती है। आइए देखते हैं, उत्तरी बनाती है या दक्षिणी बनाती है। तो चंबल नदी आपकी कहाँ है, ये है। तो ये कौन सी है, उत्तरी है या दक्षिणी है। तो दक्षिणी मित्रों आपके ये है, जो कि आपकी ताप्ती नदी बनाती है। ठीक है, उत्तरी सीमा आपकी चंबल नदी बनाती है एमपी की, और दक्षिणी सीमा आपकी ताप्ती नदी बनाती है। आइए देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। दिए गए कथनों में से विकल्प सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। सी नंबर, क्योंकि मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, तो दक्षिणी सीमा कौन सी नदी करती है, ताप्ती नदी करती है। जब एक चंबल नदी प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है, तो मित्रों चंबल नदी है प्रदेश की कौन सी सीमा बना रही है, आपकी उत्तरी सीमा बना रही है। तो उत्तरी सीमा बनाती है। शेष कथन सही है, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। सही बात है। पहले पे कौन सा है आपका, राजस्थान। एमपी दूसरे पे है। और देश का 9.38% भाग भूभाग पर फैला है, यानी कि 100% देश है, तो उसका एमपी कितना रखता है, 9.38%। 9.38% पे फैला है एमपी, और इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती हैं। कौन कौन सी हैं, आइए दिखाते हैं। 1 राजस्थान, 2 उत्तर प्रदेश, सी तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा गुजरात। तो आपके क्लियर हो गई 5 सीमा कौन कौन सी हैं मित्रों। पहले पर आपकी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात, जो है आपकी 5 सीमा है। इसके अलावा किसी भी राज्य से एमपी की सीमा नहीं लगती। तो क्लियर हो गया आपका कि एमपी की जो दक्षिणी सीमा नदी बनाती है वो ताप्ती नदी बनाती है, और यदि उत्तरी पूछी जाए तो उत्तरी आपकी चंबल नदी बनाती है। अगला प्रश्न आपको मित्र सेकंड है, क्या है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है। साथियों, पूर्वी और पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है, यानी कि यहाँ पे एक सूर्योदय है। ठीक है, यहाँ से किरणें पड़ती हैं, तो सबसे पहले किरणें आपकी कहाँ पड़ेंगी, पूर्व में पड़ेंगी कि पश्चिम में पड़ेंगी। तो साथियों, सबसे पहले किरणें कहाँ पड़ेंगी आपकी, पूरब में। पूरब में सबसे पहले जिला कौन सा है एमपी का, तो वो है आपका सिंगरौली जिला। पश्चिम में लास्ट जिला कौन सा है, तो अलीराजपुर। तो सबसे पहले सूर्योदय आपके कहाँ होगा, वो होगा आपका सिंगरौली में। उसके बाद कहाँ होगा आपका, बाद में सबसे आखिरी में अलीराजपुर में। तो लगभग कितने मिनट का अंतर रहता है, 34 मिनट का अंतर रहता है। आइए देखते हैं। तो साथियों, ये है आपका सिंगरौली और ये है आपका अलीराजपुर। ठीक है, तो यहाँ पे एक सूर्य है, यहाँ से जो किरणें पड़ती हैं
वो सबसे पहले कहाँ पड़ेंगी, सिंगरौली में पड़ेंगी, उसके बाद आपकी अलीराजपुर में पड़ेंगी। तो कितने मिनट का अंतर पड़ता है, 34 मिनट का लगभग अंतर होता है। यदि हम इसकी लंबाई की बात करें कि लंबाई कितनी है पूरब से पश्चिम एमपी की, तो वह है आपकी 870 किलोमीटर। इसलिए शुरुआत में जो सिंगरौली है उससे में पहला शुरू हो जाता है, सूर्योदय हो जाता है, और अलीराजपुर में बाद में होता है। तो क्लियर हो गया आपका कि मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है और इसके पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग 34 मिनट का अंतर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते। पुराना समूह, सॉरी, तो मित्रों ये पुराना समूह है या संघ, ठीक, कुछ भी बोल सकते हैं आप, पुराना समूह या पुराना संघ, आर्य समूह, द्रविड़ समूह, धारवाड़ समूह। तो मित्रों वह कौन सा समूह है जिसके साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते, तो 4 ऑप्शन में से आपका सही होगा द्रविड़ समूह। इसके साक्ष्य मध्य प्रदेश के अंतर्गत नहीं मिलते, बाकी आपके तीनों मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है, यानी कि इसका जो भूवैज्ञानिक संरचना के जो हम अध्ययन करते हैं उससे ज्ञात हो जाता है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ समूह, पुराना संघ और आर्य समूह, तृतीय समूह क्रेटेशियस कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए गए हैं, किंतु द्रविड़ संघ के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए। ठीक है, तो आपके मध्य प्रदेश में कौन कौन से मिलते हैं, धारवाड़ समूह मिलता है, पुराने संघ मिलता है, आर्य समूह की चट्टानें मिलती हैं, तृतीयक समूह की चट्टानें मिलती हैं और क्रेटेशियस कल्प आदि की चट्टानें मिलती हैं। क्रेटेशियस कल्प आदि की चट्टानें मिलती है, लेकिन जो नहीं मिलती वह द्रविड़ समूह की चट्टानें एमपी के अंतर्गत नहीं मिलती। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है। तो अरावली कहाँ पे फैली हुई है, बघेलखंड, नर्मदा सोन घाटी, मालवा पठार, बुंदेलखंड का क्षेत्र पठार। तो साथियों अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है, वह क्षेत्र आपका कौन सा है साथियों, वह क्षेत्र है आपका मालवा का पठार। तो जो अरावली की पहाड़ियां हैं वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे स्थित हैं, मालवा के पठार के अंतर्गत। आइए हम आपको दिखाते हैं अरावली की पहाड़ियां। तो साथियों अब अरावली की पहाड़ियां देख रहे हैं किस पठार से लगी हुई हैं, तो ये आपकी मालवा के पठार के अंतर्गत लगी हुई हैं। ठीक है, और वो किसी पठार से नहीं मिलती। तो ये अरावली पठार, ये पर्वत है, ये चला जाता है ऊपर दिल्ली साइड तक। तो पृथ्वी की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाने वाली अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा पठार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक है, तो आपके उत्तर और पश्चिमी क्षेत्र में फैली हुई है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो इसकी ऊंची चोटी सबसे कौन सी है, गुरु शिखर। कहाँ पे स्थित है, राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर। ठीक है, तो राजस्थान में जो माउंट आबू जो जैन धर्म से संबंधित है, काफी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहां पे सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, गुरु शिखर। ठीक है, तो मालवा के पठार के अंतर्गत एमपी से इसकी सीमा लगी हुई है अरावली पर्वत श्रृंखला की। तो क्लियर हो गया आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं, यानी कि जो आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में जो पाई जाती हैं वह किस रूप में पाई जाती हैं। गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं, बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं, सौंसर एवं सिकौली सीरीज के रूप में पाई जाती हैं, या पोर्सलेनाइट एवं हार्नस्टोन के रूप में पाई जाती हैं। तो साथियों आर्य समूह की जो चट्टानें मिलती हैं वो मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं या किस नाम से मिलती हैं। तो ठीक है, तो भारत में तो है वो आर्य समूह के नाम से, लेकिन जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं वह किस नाम से या किस रूप में पाई जाती हैं। तो साथियों वह पाई जाती हैं आपकी गोंडवाना शैल समूह के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में किस रूप में पाई जाती हैं, गोंडवाना शैल समूह के रूप में। तो आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश में गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती हैं। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं। तो आर्य समूह की जो चट्टानें हैं मित्रों वो किस प्रकार की हैं, जलज प्रकार की हैं। जलज प्रकार की हैं,
क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है। ठीक है, जो नदियां जो निक्षेपण लेके आती हैं उसके जमाव से इनकी उत्पत्ति हुई है। जबकि क्रिटेशियस काल की चट्टान बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो क्रिटेशियस काल की चट्टानें किसके रूप में पाई जाती हैं? बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में। ठीक है, तो गोंडवाना शैल समूह के रूप में आर्य समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। कैसे बनी है? तो नदियों द्वारा जो निक्षेप लाए जाते हैं उनके अवसादों द्वारा। अगला प्रश्न आपका छठवां है, क्या कह रहा है? वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है। साथियों, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है? 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बी, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। उपरोक्त दोनों कथन सही है, केवल आ सही है। तो साथियों, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति है वह आपकी क्या है? तो वह है आपकी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपके दोनों ही कथन सही है। कौन कौन से? कि 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, और 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो साथियों, जो है आपकी उत्तरी अक्षांश, सॉरी, तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके कितनी है आपकी? तो वह है आपकी 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहाँ पे जी वाली कहाँ गया? तो उत्तरी अक्षांश है आपकी 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो ये हुई आपकी उत्तर। ठीक है, उत्तर की पूरी लंबाई। तो यहाँ तक जो दक्षिणी हिस्सा है आपकी, बुरहानपुर वाला जो हिस्सा सबसे दक्षिणी है, वहाँ से शुरू होती है आपकी डिग्रियाँ। तो 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके उत्तर कहाँ तक है आपकी? 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। यदि हम पूर्व की बात करें तो पूर्व है मित्रों 74 डिग्री, क्या हो गया, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। तो साथियों, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर लेके 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, जो है आपकी डिग्रियाँ। ठीक है, जो भौगोलिक स्थिति है आपकी एमपी की। ठीक है, तो सबसे जो दक्षिणी किनारा है यहाँ से लेके यहाँ तक, जो उत्तरी हो गई आपकी 21 डिग्री 6 मिनट से लेके 26 डिग्री 30 मिनट, और पूर्वी हिस्सा आपका कौन सा है? ए वाला। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो 180 डिग्री है, जो जीरो रेखा ग्रीनविच है इंग्लैंड की, यहाँ से अपने देखते हैं, तो इसलिए अपना पूर्व में ही वो आता है भारत। ठीक है, तो भारत पूर्व में आएगा तो एमपी भी पूर्व में ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए पूर्व ही बोलेंगे शुरुआत। ठीक है, वैसे पूर्व तो आपको सिंगरौली है, लेकिन जो अपनी स्थिति है भारत की 0 डिग्री से देखी जाए, जो कि ग्रीनलैंड के जो ग्रीनविच है वहाँ से अपना देखते हैं, तो भारत कहाँ है? अपना पूरब में है। तो उसी प्रकार पूरब यहाँ से मानेंगे, ना कि पूरब यहाँ से। तो क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न, राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई 870 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 580 किलोमीटर है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, उपरोक्त सभी कथन असत्य हैं। तो साथियों, पूर्व से पश्चिम की लंबाई दी गई है आपकी 870 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई एमपी की 580 किलोमीटर है। क्या दोनों सही है? ये सभी गलत है। तो साथियों, इसमें से आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई एमपी की है वह कितनी है आपकी साथियों? 870 किलोमीटर। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो साथियों, ये पूर्व से आपकी पश्चिम की लंबाई है, ये कितनी है आपकी? 870 किलोमीटर। यदि हम उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई की बात करें तो ये कितनी है साथियों? ये है आपकी 605। ठीक है, तो चौड़ाई तो हो गई आपकी 605 किलोमीटर और लंबाई हो गई इसकी
लंबाई अपन ऐसे देखते हैं तो 817 किलोमीटर, और चौड़ाई ऐसे देखते हैं तो 605 किलोमीटर। तो साथियों, विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम लंबाई 870 किलोमीटर रह गई, यानी कि जो छत्तीसगढ़ अलग हो गया उसके बाद अब कितनी बची है इसकी लंबाई? 870 किलोमीटर, और चौड़ाई बची है इसकी 605 किलोमीटर। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश राज्य है, कैसा राज्य है? समुद्री सीमा से घिरा राज्य है, पूर्ण भू अवेष्टित राज्य है, यानी कि चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ राज्य है, चारों ओर इसके राज्य है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा को छूने वाला राज्य है, जैसे कि चीन से इसकी सीमा लगती है, पाकिस्तान से लगती है, पाकिस्तान से लगती है, या उपरोक्त आपके सभी से ही। तो साथियों, मध्य प्रदेश राज्य कैसा है? तो मध्य प्रदेश राज्य है पूर्ण भू अवेष्टित राज्य, लॉकलैंड, यानी कि चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ राज्य है, और चारों तरफ इसके भारत के राज्य है। इसकी ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही ये समुद्र से घिरा है। आइए हम आपको दिखाते भी हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश देख रहे हैं, ये आपका मध्य प्रदेश है। तो आपके ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है एमपी से, और ना ही कोई समुद्री सीमा। ठीक है, तो इसके जो राज्य हैं, गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। यही आपके 5 राज्य हैं जिनसे मध्य प्रदेश की सीमाएं लगती हैं। तो कैसा होगा? पूर्ण रूप से भू अवेष्टित राज्य। तो मध्य प्रदेश पूरी तरह भू अवेष्टित राज्य है। इसकी सीमा ना तो समुद्र को छूती है, न ही किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूती है। तो मध्य प्रदेश के अतिरिक्त हरियाणा, हरियाणा कहाँ है आपका? ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये भी पूर्ण भूअवेष्टित राज्य है। तो साथ ही जो और राज्य हैं ये भी कैसे हैं? पूर्ण भूअवेष्टित राज्य हैं। बाकी जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ये तो समुद्री सीमा छूते हैं, और बाकी जो राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, ये चीन से सीमा लगी हुई है, किसी की नेपाल से लगी है, किसी की बांग्लादेश से लगी है, किसी की म्यांमार से लगी है। बाकी सभी आपकी अलग राज्य हैं, लेकिन जो सिर्फ 4 राज्य हैं आपके कौन कौन से? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये सभी कैसे राज्य हैं? पूर्ण रूप से भू अवेष्टित राज्य हैं। अगला प्रश्न साथियों 9, मध्य प्रदेश के गठन के संबंध में गलत कथन है। कौन सा गलत कथन है? महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, क्या सही बात है? बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिलों को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। डी, डी क्या है? मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। तो साथियों, इसमें से कौन सा कथन गलत है? वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। डी क्या है? मंदसौर से जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। तो साथियों, पूरी तहसील ना दे के इसकी एक जगह थी सुनील टप्पा, उसको दिया गया था, ना कि पूरी तहसील को दी गई। पूरी तहसील राजस्थान को दे दी गई थी, ये गलत है आपका। बाकी आपके तीनों सही है। कौन कौन से? महाकौशल की राजधानी जबलपुर थी, बुल्ढाना, अकोला सहित 8 जिले तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर दिए गए, संपूर्ण विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। लेकिन जो आपका डी था, मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील को तत्कालीन राजस्थान को दे दिया गया। तो भानपुरा तहसील के सुनील टप्पा को एक जगह का नाम था, वो राजस्थान को दे दिया गया, ना कि पूरी भानपुरा तहसील। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो आपके जो जिले थे अमरावती, यमतवाल, नागपुर, भंडारा, ये 8 जिले कहाँ पे दे दिए गए थे? तत्कालीन महाराष्ट्र को दे दिए गए। पहले जो हिस्सा था ये मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था। तो बाद के जो 8 जिले महाराष्ट्र को दे दिए गए, बाकी जो अपने बचे वो एमपी के अंतर्गत सम्मिलित कर दिए गए। तो 1956 में मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिससे संबंधित उपरोक्त कथनों में विकल्प दा को छोड़कर सभी सत्य हैं। बाकी तीनों कथन आपके सत्य हैं। जबकि मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा को राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया। तो साथियों, जो मंदसौर जिले के अंतर्गत भानपुरा तहसील आती है, उसका एक जगह थी सुनील टप्पा को दे दिया गया, राजस्थान के कोटा जिले में मिलाया गया। तो राजस्थान का एक जिला था कोटा, उसमें मिला दिया गया मंदसौर जिले की भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा। कहाँ पे मिला दिया गया? कोटा जिले में मिला दिया गया, ना कि पूरी तहसील को। तो आपका डी गलत था, बाकी आपके तीनों सत्य थे। अगला प्रश्न है, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है?
तो साथियों, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में या 8 भागों में? तो मित्रों, भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? और बांटा गया है 7 भागों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम दिखाते हैं आपको 7 भाग कौन कौन से हैं। गिनिए आपके 7 भाग। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा प्रभा श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार। क्या हो गए आपके? गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। कहाँ भूल गए मित्रों? तो 7 कौन कौन से हैं? मध्य भारत का पठार, आइए देखते हैं। मध्य भारत का पठार आपका 1 हो गया। मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, ठीक है, बुंदेलखंड का पठार। मालवा का पठार, मालवा का पठार। रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। नर्मदा सोन की घाटी, नर्मदा सोन की घाटी। सतपुड़ा मेकल श्रेणी, सतपुड़ा मेकल श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार। मित्रों, बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो आपके कितने भाग हो गए? आपके 1 2 3 4 5 6 7 भाग। ठीक है, तो बुंदेलखंड पहले आपने 2 बार जोड़ लिया था। तो क्लियर हो गया मित्रों? कौन कौन से भाग हैं आपके? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बघेलखंड का पठार, सतपुड़ा प्रभा श्रेणी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार। तो विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश 9 भागों में विभाजित था, लेकिन जो विभाजन से पहले जो छत्तीसगढ़ का हिस्सा चला गया है उसमें 2 और भाग थे, लेकिन अब एमपी में कितने बचे? 7 बचे। लेकिन विभाजन उपरांत मध्य प्रदेश को 7 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है, यथा मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन की घाटी, सतपुड़ा मेकल की श्रेणी तथा बघेलखंड का पठार है। तो मित्रों, जो आपके 7 पठार हैं, इन्हीं में अब मध्य प्रदेश बांटा गया है। 2 पठार अलग थे आपके छत्तीसगढ़ पठार के अंतर्गत, वो भाग चले गए। तो अब आपके कितने बचे? 7 बचे। तो भौतिक बनावट की दृष्टि से वर्तमान मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। अगला प्रश्न साथियों 11, निम्न पठारों में से किस पठार का निर्माण ज्वालामुखी की लावी से हुआ है? तो साथियों, वो कौन सा पठार है जिसका निर्माण ज्वालामुखी की लावी से हुआ है? तो मालवा का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार है या रीवा पन्ना का पठार है? तो साथियों, ज्वालामुखी के निर्माण से जिस पठार का निर्माण हुआ वह पठार है आपका मालवा का पठार। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो साथियों, ये ज्वालामुखी से उद्गार, जो मालवा के पठार का जो उद्गार हुआ है, किससे हुआ है? ज्वालामुखी, जो आप ज्वालामुखी देख रहे हैं ना, इससे जो मालवा का पठार बना है। तो मालवा के पठार का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावे के द्वारा हुआ है। इस पठार में दक्कन ट्रैप सेलें पाई जाती हैं। ठीक है, तो मित्रों, यहाँ पे जो सेल पाई जाती हैं वो कैसी हैं? दक्कन ट्रैप की सेलें पाई जाती हैं मालवा के पठार के अंतर्गत। तो आपका क्लियर हो गया होगा कि ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ है? तो वह पठार है आपका मालवा का पठार, जो आप ज्वालामुखी के द्वारा देख रहे हैं। अगला प्रश्न आपका 12 है, मध्य प्रदेश के 3 प्रमुख जिले कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप है? साथियों, वो 3 जिले आपको जो बताना है, जो एमपी के 14 जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरी है, उसमें से आपके 3 जिले जो सबसे समीप हैं कर्क रेखा के, वह बताना है। इंदौर, जबलपुर, भोपाल है, रायगढ़, विदिशा, मंडला है, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़ है, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा है। तो साथियों, वो 3 जिले आपके कौन से हैं जो कर्क रेखा के सबसे समीप हैं? तो वह है आपके उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। तो कर्क रेखा के सबसे समीप जिले कौन से हैं? उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। आइए हम देखते हैं। तो साथियों, सबसे समीप पूछा गया है, तो सबसे समीप आपको शुरुआत में कौन सा दिख रहा है? उज्जैन दिख रहा है। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है? राजगढ़ है, ये वाला। और कौन सा है इसमें? उज्जैन, राजगढ़ और रतलाम। रतलाम कहाँ है आपका? ये वाला, पहला वाला।
ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार प्रश्न में कौन कौन से जिले दिए गए थे? इंदौर, जबलपुर, भोपाल। तो इंदौर, जबलपुर, भोपाल, यहाँ पे कहीं तुम्हें दिख रहा है पहले ऑप्शन में? तो सिर्फ भोपाल दिख रहा है, ठीक है। पहला ऑप्शन हो गया आपका गलत। सेकंड में थे आपके रायगढ़, विदिशा, मंडला। तो रायगढ़, विदिशा, मंडला आपको कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा, तो दूसरा भी आपका कथन गलत है। तीसरे में कौन कौन से थे आपके? उज्जैन, रतलाम, राजगढ़। तो आपको दिख रहा है ना, जो कर्क रेखा ये वाली गई है ना, ये, ठीक है, तो इसके नज़दीक है। शिवपुरी डी था, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा। तो यहाँ पे कहीं शिवपुरी वगैरह दिखाई दे रही है ना? नहीं दिखाई दे रही ना, शिवपुरी, छतरपुर, रीवा, ठीक है, एक भी जिला नहीं है। तो कर्क रेखा का जो ऑप्शन के अनुसार कौन से सबसे नजदीक जिले थे? रतलाम, उज्जैन, राजगढ़। तो साथियों आपके 14 जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। रतलाम पहला है, दूसरे पर उज्जैन है, तीसरे पे आपका आगर मालवा है, राजगढ़ है, भोपाल है, सीहोर है, विदिशा है, रायसेन है, सागर है, दमोह है, जबलपुर है, कटनी है, उमरिया है, शहडोल है। तो साथियों 14 जिले आपके कौन कौन से हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं? पहले पे रतलाम है, दूसरे पे उज्जैन है, तीसरे पे आगर मालवा, चौथा राजगढ़ है, पांचवा सीहोर है, छठवां भोपाल है, सातवां विदिशा है, आठवां आपका रायसेन है, नौवां आपका सागर है, 10वां आपका दमोह है, 11वां आपका जबलपुर है, 12 आपका कटनी है, 13 आपका उमरिया है और 14 आपका शहडोल है। तो 14 जो जिले हैं साथियों जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, इस पर बार बार प्रश्न बनता है, ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है। लेकिन प्रश्न के अंतर्गत आपके 3 ही थे, उज्जैन, रतलाम और राजगढ़, तो ये कर्क रेखा के सबसे समीप थे। तो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, तो साथियों बिल्कुल मध्य से गुजरती है, आपकी बीचों बीच से, ठीक है। तो ये उज्जैन के महाकाल मंदिर के ठीक ऊपर से गुजरती है। साथियों यहाँ पे महाकाल मंदिर है, उसके ठीक ऊपर से गुजरती है कर्क रेखा। अतः मध्य प्रदेश के उज्जैन, रतलाम तथा राजगढ़ जिले कर्क रेखा के सबसे समीपस्थ जिले हैं, जब एक भोपाल, विदिशा, शाजापुर, सीहोर, जबलपुर, शहडोल, उमरिया आदि जिलों से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो साथियों हमने 14 जिले आपको गिना दिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न साथियों 13 है, क्या है? किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं मिलती? तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के जिले में नहीं मिलती? खंडवा में, बैतूल में, छिंदवाड़ा में, बिलासपुर में। साथियों कौन सा जिला है जहाँ पे सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं मिलती? तो साथियों वह जिला है आपका कौन सा? बिलासपुर। तो बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो आपकी एमपी में फैली हुई है, ठीक है, तो एमपी के आपके बाकी तीनों जिले हैं जहाँ से सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। कहाँ पे? खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा। जो पर्वत श्रृंखला सतपुड़ा नहीं मिलती वह नहीं मिलती आपकी बिलासपुर में, ठीक। तो सतपुड़ा पर्वतमाला बिलासपुर छत्तीसगढ़ जिले में नहीं है, जबकि यह मध्य प्रदेश के खंडवा, बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद आदि जिलों में विस्तारित है। तो वहाँ बिलासपुर में आपकी नहीं है। तो साथियों सतपुड़ा रेंज, ठीक है, जो आपकी फैली हुई है मध्य प्रदेश में फैली हुई है, ठीक है। तो बिलासपुर आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं फैली हुई। अगला प्रश्न 14 है, क्या है? सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? तो साथियों सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है? रीवा पन्ना पठार के अंतर्गत, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी किस पठार में स्थित है साथियों? तो ये आपका है साथियों इनमें से कोई नहीं, यानी कि जो भी है ये मालवा के पठार के अंतर्गत आती हैं। सिगार चोटी, जाना पाव तथा धजारी चोटी। बाकी आपके तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं गलत दिए गए हैं साथी। आज हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। तो सिगार चोटी जो कि मालवा पठार के सर्वोच्च ऊंची चोटी है, तो ये कहाँ पे स्थित है? आपकी मालवा के पठार में स्थित है। तो आप मालवा पठार देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अंतर्गत सिगार चोटी, जाना पाव चोटी तथा धजारी चोटियाँ आपको मिलती हैं। तो सिगार चोटी 881 मीटर जो आप देख रहे हैं, जाना पाव है वह है आपकी कितनी? 854 मीटर। जाना पाव इससे छोटी है तो वो 854 मीटर है। तथा धजारी जो चोटी है मालवा के पठार के अंतर्गत वह है आपकी 810 मीटर। ऊंची पहाड़ियां हैं
जो मालवा के पठार में स्थित सर्वाधिक ऊंची चोटियों में शामिल है, जो कि इस पठार के मऊ व दक्षिण में है। तो सिगार चोटी हैगी आपकी 881 मीटर। ठीक है। जाना पाव जो चोटी है वह है आपकी 854 मीटर। और इसके अंतर्गत एक और है दहियारी चोटी, वो इसकी कितनी ऊंचाई है, तो वह है आपकी 810 मीटर। तो क्लियर हो गया आपकी ये सभी चोटियां किस पठार के अंतर्गत है मित्रों, तो ये आपके मालवा के पठार के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर कौन सा धूपगढ़ किस पठार में स्थित है, तो रीवा पन्ना का पठार, सतपुड़ा का पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन की घाटी। साथियों मध्य प्रदेश का सर्वोच्च शिखर धूपगढ़ किस पठार में स्थित है, तो किस पठार में साथियों स्थित है, तो यह स्थित है आपके सतपुड़ा के पठार के अंतर्गत। तो धूपगढ़ की जो चोटी मिलती है वह कहाँ पे मिलती है साथियों, सतपुड़ा के पठार के अंतर्गत। आइए हम आपको दिखाते हैं धूपगढ़ की चोटी। तो धूपगढ़ की आप चोटी देख रहे हैं किस पठार के अंतर्गत है साथियों, तो ये सतपुड़ा की श्रेणी के अंतर्गत। आइए इसके बारे में कुछ डेफिनेशन देखते हैं। तो मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, तो आप धूपगढ़ देख रहे हैं, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लिख लीजिए 1350 मीटर। देखो 1350 मीटर ऊंची है, जो सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आता है। विशेष रूप से यह होशंगाबाद जिले में आती है। यह जिला पूछ लिया है तो किस जिले में आती है, तो साथियों ये होशंगाबाद जिले में आती है। तो होशंगाबाद जिले में आती है। यही प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है साथियों, ये पचमढ़ी के अंतर्गत है। यही एकमात्र जो पचमढ़ी है वो आपका एकमात्र हिल स्टेशन है, कहाँ का, एमपी का। अगला प्रश्न 16 है धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है। अब पहाड़ी पूछ लिया है तो महादेव पर्वत, राजपीपला, मेकल पर्वत, इनमें से कोई। सतपुड़ा रेंज तो है ही आपका, सतपुड़ा रेंज तो आपकी पूरी हो गई। अब उसके अंतर्गत प्रश्न घुस के पूछा गया है कि किस पहाड़ी पे आती है धूपगढ़ पहाड़ी, तो महादेव पर्वत है, राजपीपला है, मैकल पर्वत है। तो कौन सी पहाड़ी है साथियों, तो वह पहाड़ी है आपकी महादेव पर्वत। इसके अंतर्गत आपकी धूपगढ़ की चोटी आती है। आइए देखते हैं साथियों धूपगढ़ की चोटी है वो किस पहाड़ी के अंतर्गत आती है, महादेव पहाड़ी। लेकिन रेंज कौन सी है, सतपुड़ा रेंज। जिला कौन सा है, होशंगाबाद जिला है। आइए देखते हैं। तो सतपुड़ा मेकल की 3 श्रेणियां हैं, सतपुड़ा मेकल की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी, राजपीपला, ठीक है, राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी तथा मेकल श्रेणी पाई जाती हैं। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत पहाड़ियां आती हैं। महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है। एक बार मित्रों डेफिनेशन और देख लीजिए क्या है। सतपुड़ा मेकल में 3 श्रेणियां आती है साथियों, सतपुड़ा मेकल में कितनी श्रेणियां आती हैं, 3 श्रेणियां आती हैं। ठीक है, 3 श्रेणियां आती हैं, राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी तथा मेकल श्रेणी। तो सतपुड़ा मेकल में 3 श्रेणियां आती हैं, कौन कौन सी, राजपीपला, सतपुड़ा श्रेणी तथा मेकल श्रेणी पाई जाती है। इनमें से सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत महादेव पर्वत पहाड़ियां आती हैं। ठीक है, तो सतपुड़ा मेकल के अंतर्गत 3 थी, राजपीपला, सतपुड़ा तथा मेकल श्रेणियां। अब तीनों में जो सतपुड़ा श्रेणी है ना, उसके अंतर्गत महादेव पर्वत पर जो धूपगढ़ आपकी चोटी स्थित है। तो क्लियर हो गया। तो महादेव पहाड़ी पर ही प्रदेश की सर्वोच्च ऊंची चोटी धूपगढ़ स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। अगला प्रश्न आपका 17 है मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा किस पठार में देखने को मिलती है साथियों, तो वो है मालवा के पठार में, रीवा के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में, बघेलखंड के पठार में। तो मध्य प्रदेश के किस पठार में चौपायों की संख्या सर्वाधिक है, यानी कि पशुओं की संख्या जो सर्वाधिक में देखने को मिलती है वह मिलती है आपकी बघेलखंड के पठार में। ऑप्शन नंबर डी। आइए हम आपको बघेलखंड का पठार दिखाते हैं। तो सर्वाधिक पशुओं की संख्या मिलती है साथियों, तो वह मिलती है बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। तो मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार में वन्य प्रदेश की अधिकता के कारण यहाँ पर चौपायों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। साथ ही यहाँ पे वन वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए वहाँ पे चौपायों की संख्या अधिक हो गई है। ठीक है, तो सर्वाधिक पशुओं की बात करें, ठीक है, जंगली वगैरह जो पशु हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, बघेलखंड के पठार में। तो वन वाला जो क्षेत्र है इसलिए यहाँ पे पशुओं की संख्या सर्वाधिक है।
अगला प्रश्न 18 है, सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठारों में से किस में स्थित है? सिद्ध बाबा पहाड़ी निम्न पठार यानी कि जो 4 पठार दिए गए हैं किस में स्थित है सिद्ध बाबा की पहाड़ी? बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, सतपुड़ा पठार, रीवापन्ना पठार। साथियों, सिद्ध बाबा पहाड़ी किस पठार के अंतर्गत आती है? तो सिद्ध बाबा पहाड़ी आती है साथियों बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत। ठीक है, तो सिद्ध बाबा जो पहाड़ी है आपकी कहाँ स्थित है? बुंदेलखंड पठार में। तो साथियों, सिद्ध बाबा पहाड़ी है कहाँ पे स्थित है? बुंदेलखंड पठार में। तो सिद्ध बाबा पहाड़ी 1172 मीटर ऊंची है। साथियों, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर ऊंची है सिद्ध बाबा की पहाड़ी, जो प्रदेश के बुंदेलखंड पठार में स्थित है। यह पहाड़ी इस पठार की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। जो सिद्ध बाबा की चोटी है बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है, जब इसकी औसत ऊंचाई है 150 से लेके 450 मीटर। ठीक है, जो इसकी औसत ऊंचाई है पूरी चोटी की देखी जाए तो वह है 150 से लेके 450 मीटर, लेकिन सर्वोच्च जो ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की पहाड़ी वह है 1172 मीटर। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न 19 है, मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं। साथियों, गोंडवाना युग की चट्टानें किस क्षेत्र में मिलती हैं? सतपुड़ा क्षेत्र में मिलती हैं, मध्य भारत क्षेत्र में मिलती हैं, मालवा क्षेत्र में मिलती हैं, या बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलती हैं? तो मध्य प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें निम्न क्षेत्र में मिलती हैं। साथियों, वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पे गोंडवाना युग की चट्टानें मिलती हैं? तो वह क्षेत्र है साथियों सतपुड़ा क्षेत्र में। यदि हम गोंडवाना युग की चट्टान की बात करें तो किस क्षेत्र में मिलती हैं? सतपुड़ा क्षेत्र में। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या है कि मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। मध्य प्रदेश की भू संरचना आद्य महाकल्प शैल समूह के आसपास हुई मानी जाती है। प्रदेश में गोंडवाना युग की चट्टानें 2 क्षेत्र में मिलती हैं, एक तो सतपुड़ा क्षेत्र में, दूसरी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। तो बघेलखंड पठार तो इसमें ऑप्शन है नहीं, आपका ऑप्शन कौन सा है? सतपुड़ा क्षेत्र। ठीक है, तो गोंडवाना युग की चट्टानें किस 2 क्षेत्र में मिलती हैं? एक तो सतपुड़ा क्षेत्र, दूसरा बघेलखंड पठार के अंतर्गत। क्लियर हो गया आपका? अगला प्रश्न 20 है। प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? साथियों, जो मध्य प्रदेश का नाम रखा है वह किसने रखा? पट्टाभी सीतारामैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सिंपल प्रश्न है, पंडित रविशंकर शुक्ल, कुंजीलाल दुबे। तो मध्य प्रदेश का नामकरण किसने रखा? तो वह रखा था साथियों जवाहरलाल नेहरू ने। आइए देखते हैं जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, यानी कि देश के बीचों बीच है आपका मध्य प्रदेश, इसलिए इसको क्या बोला गया है? हृदय प्रदेश। अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया, और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया, इसलिए इसका बीच में होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य में जो प्रदेश है उसी का नाम क्या रख दिया इन्होंने? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? काली सिंध नदी है, पार्वती नदी है, चंबल नदी है, या सिंध नदी है? साथियों, उत्तरी सीमा का निर्धारण एमपी का पूछा गया है प्रश्न को, उत्तरी सीमा का निर्धारण किस नदी द्वारा किया जाता है? तो वह साथियों चंबल नदी। ठीक है, तो चंबल नदी आपकी उत्तरी सीमा बनाती है और दक्षिणी सीमा आपकी ताप्ती नदी बनाती है। आइए हम आपको दिखाते हैं उत्तरी जो सीमा बनाती है वह कौन सी बनाती है? चंबल नदी। तो ये आपका उत्तरी वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो जो नदी जा रही है कौन सी है? आपकी चंबल नदी। दक्षिणी की बात करें आपकी तो वो ताप्ती नदी है। तो प्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी द्वारा, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। उत्तर पूर्वी सीमा का निर्माण सोन नदी द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो उत्तर पूर्वी निर्माण है वो कौन सी है? सोन नदी है, यहाँ पे कहीं होगा ये। ठीक है, तो सोन नदी यहाँ से निकलती है, तो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है, तो इसकी निर्धारण सोन नदी करती है, और आपका उत्तरी चंबल और दक्षिणी ताप्ती नदी। अगला प्रश्न, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है? मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का है, विंध्यन शैल का है, दक्कन ट्रैप का है, इनमें से कोई नहीं। साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है?
तो साथियों वह भाग है आपका गोंडवाना लैंड का। आइए हम आपको दिखाते हैं गोंडवाना लैंड। तो साथियों जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है वह आपका ये वाला पूरा हिस्सा गोंडवाना लैंड का था। ठीक है, दो भागों में टूटी थी। तो नीचे वाला जो हिस्सा था वो गोंडवाना लैंड था। ठीक है, तो जो आप भारत देख रहे हैं ये वाला भारत और श्रीलंका, ये श्रीलंका आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, ये हिस्सा आपका गोंडवाना लैंड कहलाया। इसी के अंतर्गत भारत में भी एमपी है, तो वो भी आपका गोंडवाना लैंड का भाग है। अगला प्रश्न आपका 23 है, क्या कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती। तो साथियों धारवाड़ क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में नहीं पाई जाती, जबलपुर में, बालाघाट में, खंडवा में, रीवा में। तो 23वां प्रश्न साथियों क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती। तो वह नहीं पाई जाती साथियों खंडवा में, ऑप्शन नंबर सी। तो धारवाड़ क्रम की खंडवा में नहीं पाई जाती, जबलपुर में पाई जाती हैं, बालाघाट में पाई जाती हैं और रीवा में पाई जाती हैं। आइए इसके बारे में देखते हैं कि खंडवा में दक्कन ट्रैप चट्टानें हैं। खंडवा में कौन सी चट्टानें हैं। तो साथियों दक्कन ट्रैप चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप चट्टानें हैं खंडवा के अंतर्गत। जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें, जबकि आर्कियन समूह की धारवाड़ क्रम की चट्टानें प्रदेश के चुनिए बालाघाट चिपड़ी श्रेणी के नाम से जानी जाती हैं, जबलपुर में सागर श्रेणी और रीवा में गोंडाइट के रूप में पाई जाती हैं। तो कहाँ कहाँ हैं धारवाड़ क्रम चट्टानें, बालाघाट, जबलपुर और रीवा में। लेकिन खंडवा में है वो कौन चट्टानें हैं, दक्कन ट्रैप की चट्टानें। अगला प्रश्न 24 है, मध्य प्रदेश के कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं। साथियों कुड़प्पा क्रम की चट्टानें मध्य प्रदेश में कहाँ पाई जाती हैं, बिजावर, पन्ना, छतरपुर, उपरोक्त सभी। तो साथियों कौन सी जगह है जहाँ पे कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। तो वह पाई जाती हैं साथियों सभी जिलों में। कहाँ कहाँ, बिजावर में, पन्ना में, छतरपुर में, यानी कि उपरोक्त सभी। तो मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानें बिजावर यानी कि ग्वालियर वाला क्षेत्र है आपका, बिजावर ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर वाला क्षेत्र, ग्वालियर, पन्ना और छतरपुर में पाई जाती हैं। तो क्लियर हो गया कुड़प्पा क्रम की चट्टानें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, बिजावर यानी कि ग्वालियर वाली जो इलाका है, पन्ना और छतरपुर में। अगला प्रश्न आपका 25 है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता। साथियों वो आपके चार जो जिले दिए गए हैं इसमें से एक वो जगह है जहाँ पूर्ण पाषाण युगीन वह नहीं माना जाता। तो कौन सा स्थल है, ग्वालियर है, सीधी है, मंदसौर है, खंडवा है। तो मध्य प्रदेश के किस स्थान को पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता। साथियों वह जगह है आपकी ग्वालियर। ठीक है, तो इसको पूर्ण पाषाण युगीन नहीं माना जाता, किसको, ग्वालियर को। तो साथियों जो है ना जो लश्कर प्लेन यानी कि लश्कर वाला जो इलाका है, ठीक है, ये इसी लश्कर पुराना नाम था ग्वालियर का, ये तहसील है ग्वालियर के अंतर्गत, उसका नाम क्या था, लश्कर। ठीक है, तो ये ग्वालियर वाला जो एरिया है ये पूरा पाषाण कालीन नहीं है। बाकी जो आपके ऑप्शन और थे वो सभी थे, कौन कौन थे, सीधी, मंदसौर, खंडवा। ठीक है, तो बाकी आपके जो है सीधी, मंदसौर, खंडवा वो पुराना समूह, पुराना सॉरी क्या था, पूर्ण पाषाण युगीन थे, लेकिन ग्वालियर आपका नहीं था। अगला प्रश्न, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी, यानी कि विभाजन से पहले पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी थी मध्य प्रदेश की। तो आपसे पूछा गया है 870 किलोमीटर, 1127 किलोमीटर, 996 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। तो अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी साथियों वह थी 1127 किलोमीटर। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्या पूछा गया है प्रश्न में, अविभाजित मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई। ठीक है, तो ये चौड़ाई थी आपकी ये वाली, इसी को चौड़ाई बोला गया है पूर्व से पश्चिम की। कितनी थी, 1127 किलोमीटर। तब थी 1170 किलोमीटर। अब कितनी बची है, तो अब बची है 870 किलोमीटर। ठीक है, 300 किलोमीटर हटा दीजिए आपकी। ठीक है, तो अब कितनी बची है, 870 किलोमीटर। पहले कितनी थी, 1127 सॉरी 1127 किलोमीटर थी विभाजन से पहले। अब कितनी बची, ये छत्तीसगढ़ वाला हिस्सा चला गया, अब कितनी बची एमपी की, 870 किलोमीटर। क्लियर हो गया आपका।
कि विभाजन से पहले पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई कितनी थी, 1127 किलोमीटर, लेकिन अब वर्तमान में कितनी बची है, 870 किलोमीटर। अगला प्रश्न, अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है, 996 किलोमीटर, 992 किलोमीटर, 870 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। अब उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछी गई है, आइए देखते हैं कितनी है, सॉरी वो कितनी है आपकी, तो वह है आपकी 996 किलोमीटर। ठीक है, तब थी विभाजन से पहले 996 किलोमीटर, अब कितनी बची है, 605 किलोमीटर। ठीक है, ये तो थी आपकी विभाजन से पहले, अब बची है विभाजन के बाद 605 किलोमीटर। तो जब की थी लंबाई तब कितनी थी, 996 किलोमीटर, लेकिन अब कितनी बची है, अब बची है 605 किलोमीटर। तो क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न, अविभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या थी, सही कथन चुने। यानी कि विभाजन से पहले जो भौगोलिक स्थिति थी वह मध्य प्रदेश की कितनी थी, 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। उपरोक्त दोनों कथन सही है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, वह सही है आपका, दोनों ही सही है। यानी कि 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक थी विभाजन से पहले, और पूर्वी देशांतर की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो उत्तरी कितनी थी डिग्री, तो यह थी 17 डिग्री 46 मिनट, यहाँ थी आपकी सॉरी 17 डिग्री 46 मिनट। ठीक है, यहाँ से शुरुआत होती है, कहाँ तक जाती है, 26 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी उत्तरी अक्षांश। और पूर्वी अक्षांश की बात करें तो पूर्वी अक्षांश जो 74 डिग्री 9 मिनट, ये तो पूरब ही रहेगा, छत्तीसगढ़ तो यहाँ से बना है ना, तो पूरब में तो कोई बदलाव नहीं है, पहले भी है और आज भी है। तब कितनी थी 84 डिग्री 51 मिनट, तो यहाँ पे 84 डिग्री 51 मिनट। तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है। सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन हुआ, सही बात है, कब हुआ, 31 अक्टूबर 2000 को, जिसमें प्रदेश में अनेक परिवर्तन हुए। अब विभाजित मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 17 डिग्री 46 मिनट 17 डिग्री 46 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट यहाँ तक, तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य तक थी। विभाजन के बाद प्रदेश की स्थिति 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, पहले थी 17 डिग्री 46 मिनट उत्तर से लेके, अब कहाँ से शुरू होगी, अब शुरू होगी आपकी 21 डिग्री 6 मिनट, यहाँ से 21 डिग्री, पूरा गड़बड़ हो गया है, 21 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, तो पहले यहाँ से थी, अब कहाँ से गिनी जाएगी, यहाँ से। तो अब एमपी की कितनी बची है, 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, तथा 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। तो छत्तीसगढ़ यहाँ तक कट गया, तो यहाँ तक अब कितनी बची, 82 डिग्री 48 मिनट। पहले कितनी थी, 84 डिग्री 51 मिनट पूर्वी देशांतर, लेकिन अब पूर्वी देशांतर कितनी बची है, तो वह बची है 82 डिग्री 48 मिनट। क्लियर हो गया आपका। अगला प्रश्न, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी। यानी कि विभाजन से पहले आपकी मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती थी, 5 राज्यों, 6 राज्यों, 7 राज्यों, 8 राज्यों। तो साथियों, विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की सीमा जो छूती थी वह कितने राज्यों से छूती थी, वह छूती थी आपकी 7 राज्यों से। अब कितने राज्यों से छूती है आपकी, तो अब छूती है आपकी 5 राज्यों से। आइए हम आपको दिखाते हैं वह 7 राज्य आपके
कौन कौन से हैं जो विभाजन से पहले मध्य प्रदेश की सीमा से मिलते थे। देखिए साथी, उड़ीसा से मिलती थी एमपी की सीमा, लग रही है ना। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो विभाजन से पहले साथियों किस किस से मिलती थी? उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। तो अब किससे नहीं लगती साथियों? तो अब आंध्र प्रदेश से नहीं लगती, उड़ीसा से नहीं लगती, ठीक है, बिहार से नहीं लगती, अब बिहार, ठीक है, और उत्तर प्रदेश से नहीं लगती। अब जो छत्तीसगढ़ बन गया है ना, ये हटा देता है इन सबों से। ठीक है, तो अब जो 5 बचे हैं कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। आइए देखते हैं। तो सन 2000 में मध्य प्रदेश का विभाजन कर छत्तीसगढ़ नामक नवीन राज्य बनाया गया। उस विभाजन से पूर्व मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों यथा कौन कौन से बता दिए नाम को? गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र को स्पर्श करती थी, लेकिन अब 5 राज्यों को स्पर्श करती हैं। तो आपकी जो हट गए ना, आंध्र प्रदेश हट गया, उड़ीसा हट गया और बिहार हट गया। किसने हटा दिया? छत्तीसगढ़ ने इससे अलग कर दिया। अगला प्रश्न 30। वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो छूती थी लेकिन विभाजन के बाद नहीं? तो वो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा। साथियों, वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं विभाजन से पहले मध्य प्रदेश से तो लगती थी लेकिन अब नहीं लगती? तो कौन कौन से राज्य हैं? तो वो राज्य हैं आपके, आंध्र प्रदेश से पहले लगती थी, बिहार से लगती थी और उड़ीसा से लगती थी। तो झारखंड तो बाद में बना है ना। ठीक है, तो 3 थे, आंध्र प्रदेश, बिहार और उड़ीसा। इन सब से अब छत्तीसगढ़ की सीमाएं लगती हैं। छत्तीसगढ़ ने इनसे अब अलग कर दिया एमपी। आइए हम दिखाते हैं आपको। तो आपका हो गया ना। ठीक है, तो पहले आंध्र प्रदेश था, उड़ीसा था और बिहार। ठीक है, तो अब जैसे जो झारखंड बन गया है, अब इसकी सीमा छत्तीसगढ़ से लगती है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ से भी अलग हो गया बिहार। ठीक है, बिहार से झारखंड बन चुका। तो पहले कौन कौन सी थी? आंध्र प्रदेश थी, उड़ीसा थी और बिहार थी। तब कुल मिला के कितने थे? 7। ठीक है, तो अब छत्तीसगढ़ इनसे ये हटा देता है, इनसे सीमा। तो अविभाजित मध्य प्रदेश को 7 राज्यों की सीमा स्पष्ट करती थी। पहले कितनी करती थी? 7। 3 तो जे और 4 जे, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। पहले 7 राज्य थे कौन कौन से? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक है, 7 राज्यों से करती थी। जो विभाजन के बाद अब 5 हो गई। कौन कौन सी? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इनमें भी छत्तीसगढ़ शामिल है। इस प्रकार मध्य प्रदेश की सीमा को छूने वाले 3 राज्य यथा आंध्र प्रदेश, बिहार तथा उड़ीसा ऐसे हैं जो अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा को तो स्पष्ट करते थे लेकिन विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की सीमा को नहीं छूते। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बिहार। अगला प्रश्न साथियों है 31। संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का भाग माना जाता है? साथियों, तो मध्य प्रदेश किस पठार का भाग माना जाता है? पूर्व का पठार, उत्तर का पठार, पश्चिम का पठार, दक्षिण का पठार। साथियों, कौन सा पठार है जिसका मध्य प्रदेश हिस्सा कहलाता है? तो यह है आपका दक्षिण का पठार, ऑप्शन नंबर डी। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश दक्षिण के पठार का भाग माना जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। तो साथ ही जो है आपका दक्षिण का पठार, ठीक है, तो एमपी भी यहीं से यहाँ तक फैली है, ये पूरा भारत है। तो आप देख रहे होंगे कि दक्षिण का पठार काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो एमपी का भी हिस्सा इसमें काफ़ी आ जाता है। तो संपूर्ण मध्य प्रदेश किसका भाग है? दक्षिण के पठार का। तो भारत का हृदय प्रदेश कहा जाने वाला संपूर्ण मध्य प्रदेश राज्य दक्षिण के पठार का भाग है। इसके उत्तर में जलोढ़ के मैदान है। ठीक है, उत्तर में जलोढ़ का मैदान है। पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं, पश्चिम में अरावली की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, पूर्व में बघेलखंड का पठार है, यहाँ पे जो बघेलखंड का पठार है, तथा दक्षिण में प्रायद्वीप का पठार है, यानी यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार है। तो क्लियर हो गया आपका कि संपूर्ण मध्य प्रदेश किसका भाग कहलाता है? दक्षिण के पठार का। अगला प्रश्न है
भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश, कैमूर की श्रेणियां, सतपुड़ा की श्रेणी, मेघल पर्वत। साथियों, तो भू संरचना की दृष्टि से चंबल सोन अक्ष उत्तर का भाग क्या कहलाता है? वह कहलाता है आपका मध्य उच्च प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए। तो चंबल सोन अक्ष के उत्तर का भाग क्या कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश। इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए। आइए हम दिखाते हैं। साथियों, चंबल सोन का जो ये वाला हिस्सा है ना, तो ये मध्य उच्च प्रदेश का जो वाला हिस्सा कहलाता है। कौन सा कहलाता है? मध्य उच्च प्रदेश। तो भू संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश को स्पष्ट भागों में विभाजित किया गया है। इसी आधार से चंबल सोन अक्ष के उत्तर के भाग को मध्य उच्च प्रदेश कहा जाता है, जो दक्कन ट्रैप, विंध्यन शैल समूह तथा गिरनार निस्किप से बना है। किस किस से बना है? दक्कन ट्रैप, विंध्यन शैल समूह तथा गिरनार नीस का बना हुआ है। क्लियर हो गया आपका? अगला प्रश्न आपका 33 है। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथनों को छांटिए। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा है। नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा की बेसन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी की बेसन का भाग है। तो इसमें साथ ही आपके सभी सही है कि भौगोलिक संरचना की दृष्टि से मध्य प्रदेश के संबंध में सही कथन कौन कौन से हैं? तो आपके सभी सही है। यानी कि नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा है, सही बात है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा की बेसन का भाग है। तो मध्य जो उच्च प्रदेश है ना, वो गंगा की बेसन का भाग है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी की बेसन का भाग है। तो जो पूर्वी पठार है वो महानदी और सोन नदी की बेसन का भाग है। तो साथियों, तो नर्मदा सोन अक्ष के दक्षिण में सतपुड़ा की श्रेणी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है नर्मदा सोन अक्ष, ठीक है, तो वहाँ से सतपुड़ा श्रेणी नीचे है। मध्य उच्च प्रदेश गंगा के बेसन का भाग है, जो गंगा का बेसन है। पूर्वी पठार महानदी और सोन नदी की बेसन का भाग है, ठीक है। तो इधर जो पूर्वी पठार है वो महानदी और सोन नदी की बेसन का भाग है। उपरोक्त आपके सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश को किन किन नामों से जाना जाता था? तो साथियों, 1956 में जब मध्य प्रदेश मिलाया गया, इससे पहले मध्य प्रदेश को किस नाम से पुकारा जाता था? तो ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार के नाम से जाना जाता था। सेंट्रल इंडिया, पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत कहा जाता था। तो साथियों, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से पहले यानी कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश को किस किस नामों से पुकारा जाता था? तो पुकारा जाता था ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल इंडिया के नाम से जाना जाता था, और पश्चिम की रियासतों को मध्य भारत कहा जाता था। आइए देखते हैं। तो आप देख रहे हैं सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, ठीक है, मध्य भारत और सेंट्रल इंडिया। तो भौगोलिक संरचना के अनुसार मध्य प्रदेश को स्पष्ट प्राकृतिक कहाँ गया जी सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता। ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार नामक प्रांत में बघेलखंड और छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी रियासतें को सेंट्रल इंडिया, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ और बघेलखंड इनको क्या बोला जाता था? सेंट्रल इंडिया, ठीक है। तो जो नागपुर वगैरह जो है, तो ये है सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार। मध्य भारत बोला जाता था ये वाला, पर ये वाला इलाका है इसको क्या बोला जाता था? स्टेट बी, तो मध्य भारत बोला जाता था, ठीक है। तो मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। तो सन 1956 में राज्य पुनर्गठन से पूर्व मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। ब्रिटिश शासन काल में सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार नामक प्रांत, बघेलखंड व छत्तीसगढ़ जैसी अन्य छोटी छोटी रियासतों को सेंट्रल इंडिया तथा पश्चिमी रियासतों को मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये तो था आपका विंध्य प्रदेश, तीन ही तो थे आपकी, क्लियर समझा देते हैं हम आपको। एक तो आपका मध्य भारत था, चार ही पार्टों में तो एमपी बटा था, ठीक है। कौन कौन से चार पार्ट थे? एक मध्य भारत, दूसरा विंध्य प्रदेश, भोपाल आपका अलग था, ठीक है, लेकिन विंध्य प्रदेश के अंतर्गत ही आता था। और आपका डी ए
ए पार्ट में कौन सा था, जो राजधानी इसकी कहाँ थी, नागपुर थी। बी की कहाँ पे थी आपकी, इंदौर और ग्वालियर, ठीक है। विंध्य प्रदेश की राजधानी आपकी रीवा थी। और भोपाल आपका अलग थी पार्ट, लेकिन सी के अंतर्गत ही था, ठीक है। उसकी अपनी अलग वो थी संत, उसकी जो सरकार वगैरह भोपाल की अलग थी, लेकिन बाकी तीनों अलग थे। कौन कौन से, ए में कौन कौन से आते हैं, ठीक है। तो एक की राजधानी आपकी नागपुर थी। इसमें कौन कौन से इलाका आता था, बघेलखंड वगैरह ये सब आता था आपका, जो वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट ए में आता है। स्टेट बी में इंदौर और ग्वालियर, ये वाला पूरा इलाका आता है स्टेट बी के अंतर्गत। और सी के अंतर्गत ये तीन दो आते थे। तो सी की अलग थे विंध्य प्रदेश, लेकिन इस सी के अंतर्गत भोपाल भी अलग माना जाता था, लेकिन आता वो विंध्य प्रदेश में ही है। ये उसको हम डी डी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो सी का ही भाग था, लेकिन वो अपने आप में पूर्ण अलग था भोपाल। तो क्लियर हो गया आपका। तो ये तो हो गया आपका सेंट्रल प्रोविंसेस एवं बरार, ठीक है। ये आपका मध्य भारत हो गया, इसी को आपको सेंट्रल इंडिया हो गया, जो छत्तीसगढ़ बघेलखंड और छत्तीसगढ़ मिला के सेंट्रल इंडिया हो गया। और विंध्य प्रदेश आपका अलग है। अगला प्रश्न आपका 35, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। साथियों, मध्य प्रदेश के किस जिले में धारवाड़ शैल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। वह जिला है आपका छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, बालाघाट। तो धारवाड़ शैल समूह को सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, वह किस जिले में जाना जाता है, वह जाना जाता है छिंदवाड़ा में। ऑप्शन नंबर ए। आइए देखती हैं इसके बारे में क्या व्याख्या। धारवाड़ शैल समूह मुख्यतः दक्षिणी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, दक्षिणी मध्य प्रदेश में। तो छिंदवाड़ा आपका दक्षिण में ही स्थित है एमपी के। इस समूह को प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है। तो धारवाड़ शैल समूह को छिंदवाड़ा में क्या बोला जाता है, सोनसर सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसमें मैंगनीज निक्षेपण मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलता है, मैंगनीज निक्षेपण मिलते हैं। सोनसर के ऊपर अपेक्षा नवीन तथा न्यून कायांतरित की चट्टानें मिलती हैं। तो सोनसर के ऊपर अपेक्षा नवीन तथा न्यून कायांतरित की चट्टानें मिलती हैं, जिन्हें सकोली सीरीज के नाम से भी पुकारा जाता है। तो उनका जो नया रूप है उनको क्या बोला जाता है, सकोली सीरीज के नाम से भी पुकारा जाता है।